एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो की, जो कि एक वैल्यूएशन रेशो है और जिससे आप पता कर सकते हो कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का क्या फॉर्मूला है? तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यानी ईपीएस का मतलब होता है कि अगर कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट अपने सारे शेयर होल्डर्स के बीच बांट देती तो एक शेयर के पीछे उस शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलते हैं। अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपए है और उस कंपनी का ईपीएस 5 है तो उसका मतलब है कि अगर कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांट देती तो एक शेयर के पीछे शेयर होल्डर को 5 रुपए मिलते हैं। तो ईपीएस जितना ज्यादा उतना अच्छा। ईपीएस में जो प्रॉफिट है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाएगा। वही जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न में मिल जाएंगे। या फिर अपने ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंपनी की शेयर प्राइस से डिवाइड करते हो तो आपको कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। सो जनरली आपको ईपीएस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, ईपीएस रेडीमेड होता है और आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं होती। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी आपको रेडीमेड मिल जाता है। moneycontrol.com, screener.in, इन जैसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको ये रेशियोज रेडीमेड मिल जाएंगे। अगर आप moneycontrol.com पर किसी कंपनी का नाम सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर moneycontrol.com पर HDFC बैंक का नाम सर्च कर रहे हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पर HDFC बैंक का पी रेशियो मिलता है जो कि फिलहाल 29 पॉइंट समथिंग है। अब सवाल ये है कि कैसे पता करें कि ये पी रेशियो कम है या फिर ज्यादा। तो उसके लिए आपको उस कंपनी को उसी इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करना होगा। जैसे कि HDFC बैंक एक बैंक है तो आपको HDFC बैंक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कुछ और बैंक्स के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के साथ कंपेयर करना होगा। HDFC बैंक एक प्राइवेट बैंक है तो हम कोशिश करेंगे कि HDFC बैंक के पी रेशियो को बाकी प्राइवेट बैंक के साथ ही कंपेयर किया जाए। तो अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो वो फिलहाल 57 पॉइंट समथिंग है। ICICI बैंक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो वो फिलहाल 49 पॉइंट समथिंग है। तो HDFC बैंक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक से कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि HDFC बैंक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक से कम है। तो इसका क्या मतलब है, तो हम इसे भी देखेंगे। वैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है या ज्यादा, इसे चेक करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को उस इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर कीजिए। मनी कंट्रोल पे आपको इंडस्ट्री पी भी मिलता है। ये इंडस्ट्री पी उस इंडस्ट्री की सारी कंपनीज के प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एवरेज पी होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंकिंग इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35 पॉइंट समथिंग है। यानी जितने भी बैंक्स हैं उन सारी बैंक्स का एवरेज पी 35 पॉइंट समथिंग है। सो अगर किसी बैंक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो उस इंडस्ट्री के एवरेज पी रेशियो से कम है तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। लेकिन अगर किसी कंपनी का पी रेशियो उस इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम है तो उसका यही मतलब नहीं है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। उसके कुछ और भी मतलब निकल सकते हैं। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो कम है तो उसके पीछे कई सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सही में वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है या फिर वो कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है इसलिए इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो कंपनीज खराब परफॉर्म कर रही होती है उनका पी रेशियो भी कम होता है। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे कि जो कंपनी बैंकरप्सी के नजदीक है या बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्म कर रही है तो ऐसी कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफी कम होता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एनालिसिस करते वक्त आपको इस चीज पर जरूर ध्यान देना होगा कि अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है तो वो ज्यादा क्यों है, और अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है तो वो कम क्यों है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स भी आपको अच्छे लग रहे हैं और उसके बावजूद भी उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है तो फिर वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। तो पी रेशियो से वैल्यूएशन डिसाइड करते वक्त आपको बाकी फैक्टर्स भी नजर में रखने होंगे कि वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उस कंपनी की परफॉर्मेंस फ्यूचर में कैसे हो सकती है एटसेट्रा। क्योंकि बस पी रेशियो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। इसलिए से पी रेशियो के बेसिस पर अगर आप डिसाइड करोगे कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड तो वो पता करना काफी मुश्किल है। पी रेशियो बस आपको एक ओवरव्यू देता है उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। बाकी उसके पीछे के रीजंस और बाकी फैक्टर्स का एनालिसिस आपको खुद करना पड़ता है। सो अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है और आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि उस कंपनी का पी रेशियो कम है तो ये एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो पी रेशियो को आप वैल्यूएशन के ओवरव्यू के लिए यूज कर सकते हो। यानी ऊपर से अगर आपको किसी कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में जानना है तो आप उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लीजिए। कंपनी का पी रेशियो देखने के बाद आपको कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया आ जाती है। तो पी रेशियो का एनालिसिस आप जरूर करिए, लेकिन आप पूरी तरह से पी रेशियो पर डिपेंड मत रहिए क्योंकि पी रेशियो आपको कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं बताता है। क्योंकि पी रेशियो का जो वैल्यूएशन होता है वो कंपनी की करंट परफॉर्मेंस की बेसिस पर होता है, जबकि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका मेन खेल कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए जरूरी होता है कि कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी इसका फैक्टर भी कंपनी के वैल्यूएशन में आना चाहिए, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में नहीं आता है। और एक बात,
प्राइस टू अर्निंग रेशो में इंट्रिंसिक वैल्यू का फैक्टर नहीं आता है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो निकालने के लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी नहीं होती है। अगर आप किसी भी कंपनी का प्रॉपर वैल्यूएशन निकालना चाहोगे तो उसके लिए आपको कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशो में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाली जाती। सो अगर आपको किसी कंपनी का अच्छे से वैल्यूएशन निकालना है तो आप उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का तरीका है DCF मेथड, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। DCF मेथड से आप कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो, और DCF को हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। जनरली जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपके जो रिटर्न है वो डिपेंड करते हैं कि वो कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करती है तो लॉन्ग टर्म में कंपनी की शेयर प्राइस उस कंपनी की बिजनेस ग्रोथ को फॉलो करेगी, और अगर लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो शेयर प्राइस भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस कंपनी की वैल्यूएशन उस कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस के बेसिस पर कैलकुलेट करनी होगी, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशो ऐसा नहीं करता है। इसलिए आप DCF मेथड का यूज कर सकते हो जो कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस को अकाउंट में लेती है। तो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कंपनीज ढूंढने के लिए आप प्राइस टू अर्निंग रेशो का एनालिसिस जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशो पर डिपेंड मत रहिए, आप DCF मेथड का भी इस्तेमाल कीजिए।